हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023। और टोटल इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और यह वॉल्यूम 1 है। यह जो बुक है पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है प्रत्येक सेट में। जिस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ठीक उसी प्रकार के प्रश्न जो है इसमें दिए गए हैं। कल मैंने आपको सेट नंबर 1 को कवर करा दिया था। अगर आपने सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 आया हुआ है बिहार दरोगा की नई वैकेंसी वर्ष 2023 के लिए, उसका सेट नंबर हम लोग 2 कवर करेंगे। टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और मैं आपको पूरा यह 15 सेट्स कवर करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न पढ़िए कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पिल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। अच्छा, सबसे पहले आप पिल का फुल फॉर्म जान लीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, जब यह पिल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो थे ये कौन थे, तो ये प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे। यानी कि कौन थे, तो PN भगवती थे। ठीक है, और यह भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायमूर्ति थे। ये क्रम भी आप जरूर याद रखिएगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए कौन थे तो HJ कानिया थे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताते चलूंगा। दूसरा प्रश्न है कि संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, यहाँ पर गलत आपसे पूछा गया है। सभी कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं गलत कथन बता देता हूँ, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। यह गलत दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में जो है डिफाइन किया गया है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। तो यह आर्टिकल 108 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान, यानी कि अगर लोकसभा का स्पीकर जो है अगर वह अनुपस्थित रहता है तो उस दौरान जो सदन का उपाध्यक्ष है वह जो है फ्रेंड्स इसकी जो है ये आपका संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगर वह भी अगर अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति जो है सदन की मतलब ये संयुक्त अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और मैं पूरी डिटेल में यहाँ आपको बताते चलूँगा। अगर आपने कहीं और सेट लगाया है तो एक बार यहाँ लगाइए और फिर आप अंतर देखिए कि यहाँ पर कितना अंतर मिलता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल काफ़ी मजा आने वाला है। चलिए चौथा प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। तो यह जो पद है इसमें से उप प्रधानमंत्री का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन अब तक कितनी बार किया गया है, तो 7 बार किया गया है। ठीक है। अच्छा, भारत के अगर पूछा जाए कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, यह संविधान संशोधन जो है कौन सा है, तो यह 44वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हुआ था कब, तो 1978 में। ठीक है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। इसी के तहत जो है राष्ट्रपति को किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको अब तक बिहार दरोगा में पिछली बार जो पेपर हुआ था 2213 पदों पर, वहां तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए छठा प्रश्न पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। देखिए न्यूनतम आयु जो है यह निर्धारित नहीं की गई है। एक बार अगर कोई व्यक्ति नियुक्त हो जाता है तो वह 65 वर्ष की उम्र तक जो है पद पर बना रहेगा। ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद और की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्लियर, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का और सामुदायिक विकास, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से, उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 9 है हमारा, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। तो यह है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो यह प्रस्तुत करता है राज्य सरकार के। ठीक है, राज्य सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है, और राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या अगर 2 सदन है वहाँ पर, तो वहाँ उसके समक्ष रखवाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करेंगे। चलिए, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1815 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1815 में। ठीक है। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है। सही क्रम बताना है, यानी कि पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, तो देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। देवरा का युद्ध 1531 में। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। और जो सरहिंद का युद्ध था ये 1555 में हुआ था। तो ये क्रम कौन सा हो जाएगा, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसका परिणाम था, तो यह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन का ये उसके परिणाम स्वरूप यह शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस करके पकड़ना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये कौन थे, तो ये कौन थे बताइएगा राइट आंसर। पहले थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पूछा गया है, तो दूसरे जो थे ये रहीमतुल्ला सयानी थे। कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। रहीमतुल्ला सयानी ने 1896 के
कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो रहीमतुल्लाह सयानी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये बलूचिस्तान में स्थित जो पुरास्थल है मेहरगढ़, वहीं से जो है पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? ये हुआ था कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के समय में। तो कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? अच्छा, ये सेल्यूकस निकेटर जो था यह सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, याद रखेंगे। और किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो यह करता था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कौन था? तो यह लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए बहलोल लोधी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो देखिए, दोआब कर में वृद्धि हुई थी 1325 में। दोआब कर 1325 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें राजधानी परिवर्तन, राजधानी इसने दिल्ली से देवगिरी ले गया था, महाराष्ट्र में, आपको याद होगा। तो यह आपका हो जाएगा 326, कहीं कहीं 327 भी दिया मिलेगा आपको, 326 27 याद रखेंगे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो यह हो जाएगा आपका 1329। और कराचिल अभियान, कराचिल अभियान क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर इसका? कराचिल अभियान जो होगा ये क्या हो जाएगा? तो देखिए, कराचिल अभियान जो हो जाएगा ये आपका 1337-38 ईस्वी में, 1337-38 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सही क्रम कौन सा हो जाएगा? सही क्रम जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न लिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है यह केंद्रीय बजट 2021-22 है। इसको निर्मला सीतारमन जी ने जो है पेश किया था। तो इसको भी याद रखेंगे कि पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमन ने 2021-22। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोंग और तापू किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पोंग और तापू जो हैं यह कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? एक जल प्रदूषक जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, जल प्रदूषक इसमें से हिमनद नहीं है। ठीक है, हिमनद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमनद जो है यह एक जल प्रदूषक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा। तो देखिए, इसमें से पूछा गया ना सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पामेला जेमिलो ये भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है, या तो एक धावक हैं, एथलीट हैं। ठीक है, धावक याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यह धावक है। ठीक है, धावक है। कहाँ की हैं? तो ये केनिया की हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा शुरुआत की थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका डॉक्टर महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो इसका नाम था गैट, GATT। फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, इसी का स्थान पर जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बात करें कि WTO के हेडक्वार्टर पहले जान लीजिए इसका जेनेवा में है। और इसके जो अभी अगर बात करें कि चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो ये नगोजी अंकोजो इवेला है। नाम याद रखेंगे, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, नगोजी अंकोजो इवेला। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। तो ये गैट हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए उसके बाद 29 नंबर देखिए,
प्रश्न है हमारा कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। सिलिकॉन वैली जो है यह स्थित कहाँ पर है, तो यह सैन फ्रांसिस्को के पास, ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के पास जो है यह स्थित है। तो ये सैन फ्रांसिस्को एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में शामिल है। तो जैविक घटक में उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं और अपघटक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जिसको कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण हिंदी में कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। 2010 हो जाएगा। जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अंग्रेजी में कहेंगे, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो यह जलीय वातावरण का है, जलीय वातावरण का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था, इसका थीम पूछा गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और इसका जो थीम था, विषय था विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। उसके बाद देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध संगीत से था। यह पार्श्व गायिका थी और फरवरी 2023 में इनका निधन हुआ। उसके बाद देखिएगा कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। अच्छा, इस वर्ष जो है यह 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ये क्रम आपको याद रखना है। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो पूछा जा सकता है। चीफ गेस्ट जो मुख्य अतिथि थे, ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे, ठीक है। और प्रथम स्थान जो है झांकी में दिया गया, यह दिया गया है उत्तराखंड को। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, दूर करिएगा। देखिए, फिल्म ऑफ द ईयर अगर पूछेगा तो RRR को, RRR को दिया गया फिल्म ऑफ द ईयर। और बेस्ट फिल्म अगर पूछेगा तो बेस्ट फिल्म दिया गया था कश्मीर फाइल्स को, ठीक है, याद रखना है। बेस्ट एक्टर पूछेगा तो रणवीर कपूर को, बेस्ट एक्ट्रेस पूछेगा तो आलिया भट्ट को। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं फ्रेंड्स, बताइए। ये बने हैं अमरप्रीत सिंह, ठीक है, अमरप्रीत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पूछेगा कि वायुसेना प्रमुख कौन है अभी, तो विवेक राम चौधरी हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को वायुसेना सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है, तो यह राज्य है केरला। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरा स्थान पर तमिलनाडु है। देखिए, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया है। तो यह 17वां वन रिपोर्ट है और क्रम जो है याद रखना है। और साथ ही साथ 17 जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह से याद रखेंगे। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम ने भाग लिया था। WPL आपने खूब देखा होगा। और देखिए, इसमें पूछा गया है कि कितनी टीम, टोटल इसमें 5 टीम थी। अच्छा, विजेता जो रहा था पहले सीजन का, ये मुंबई इंडियंस रहा था, MI रहा था, ठीक है। और इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी जो थी ये स्मृति मंधाना थी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो यह योजना जो है 2.0 है, युवा 2.0, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो यह पंजाब हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इनका जन्म जो है ऋषि सुनक का 12 मई 1980 को हुआ था। आपको ये सब याद नहीं रखना है, वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इनके पूर्वज जो थे, पूर्वज पुरखा, ये पंजाब राज्य से संबंधित थे, पंजाब हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह जो है किया जाएगा भारत और श्रीलंका, ये भी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त रूप से किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि राष्ट्रमंडल खेल, अच्छा 2024 में जो आयोजन कहाँ किया जाएगा। आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताएंगे, बताइए, कमेंट करके बताइए। नहीं पता है थोड़ा सा सर्च वगैरह कर लीजिए। चलो, उसके बाद देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है। तो यह वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, भारोत्तोलन से।
बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? प्राथमिक घाटा जो है जीडीपी का 2.3% है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिक्किम का नया राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो नए राजदूत बने हैं आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना को भारत में अपना नया सद्भावना दूत नियुक्त किया है यूनिसेफ ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इसका आयोजन जो है जापान में किया गया। ठीक है, जापान के हयाकुरी वायुसेना केंद्र पर, हयाकुरी वायुसेना केंद्र पर। याद रखना है वीर गार्जियन किसके मध्य है? तो भारत और जापान के मध्य। क्या है? तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह किया गया कहाँ पर? तो नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। ठीक है, चलिए, और इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है, जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह अवार्ड दिया गया सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को दिया गया। चलिए, और बाबर आजम को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया, बाबर आजम को। उसके बाद देखिएगा कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संबंधित हैं फ्रेंड्स विज्ञान से। ठीक है, विज्ञान से हैं, तो विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखिएगा। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो ये 7 बार चुने गए थे। ठीक है, याद रखना। और राज्यसभा के लिए 3 बार। और सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए चुने गए थे। 3 राज्य, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये आप जरूर याद रखिएगा। केवल बिहार याद नहीं रखना आपको, ये मध्य प्रदेश से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से, तीनों स्टेट से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। उसके बाद देखिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? तो यह यात्रा किया है 51 दिनों का। ठीक है, 51 दिनों का, लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा इसने पूरी की। तो राइट आंसर इसका 51 हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया? तो राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 फरवरी के दिन। 11 फरवरी। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये राष्ट्रपति बने हैं बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश के, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री, मैत्री याद रखना है। ठीक है, यहाँ दक्षिण गंगोत्री पूछा गया है, स्थापना 1983 में। निम्नलिखित पर विचार करें, एक तरफ दिया गया है जनजाति और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए राज्य दिया गया है। ठीक है, लिम्बू जनजाति कहाँ है? तो लिम्बू जनजाति आपका सर्वाधिक सिक्किम में, सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बी जनजाति, कार्बी जनजाति जो है ये आपका हो जाएगा असम में। हिमाचल प्रदेश गलत दिया गया है, असम हो जाएगा इसका। और यहाँ पर देखिए डोंगरिया उड़ीसा, ये सही दिया गया। पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो उसके बाद देखिएगा कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह मिशिगन झील है। कौन सी है? मिशिगन झील है, जो कि अमेरिका में है, मिशिगन। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, लगभग 78, ऑक्सीजन है लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 0.001% हो जाएगा। तो 0.001 यहाँ बना लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो पेरिवियन जलधारा है ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, पेरिवियन जो है ठंडी जलधारा है, और किसकी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की। बाकी सुसीमा और एल नीनो जो है, सुसीमा एल नीनो यह गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण जो है यह स्थल तथा समूहों का विभेदीतापन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
स्थल और समुद्रों यहाँ पर कर लीजिएगा। स्थल से अधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र से अधिक ठंडा हो जाने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। यहाँ समुद्र बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरेक जयमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो सिंपल सा है, मेघालय में है नौकरेक। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। तो यह है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कोई भी इकाई नहीं है। यहाँ से साइंस का जो है सेक्शन शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिएगा सापेक्षिक घनत्व का कोई भी जो है यूनिट नहीं है। ठीक है, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद विस्थापन का मीटर होता है, दाब का पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टैलेग्मोमीटर का उपयोग होता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है पृष्ठ तनाव को मापने में। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। बहुत ही सोच के बताइएगा आंसर इसका। वृत्ताकार पथ पर घुमाया जा रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति है वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है, तो यहाँ कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, विस्थापन नहीं है, इसका मतलब कार्य शून्य होगा। उसके बाद देखिएगा कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं पूछा गया है, तो ये आपका रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। सबसे कम भार जो दिखाएगी यह पूछा गया है। देखिए जब वह पत्थर किसी बीकर के पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, कारण पूछा गया है। तो यह अधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है इसीलिए। उसके बाद देखिए किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं। तो यह लहर जो है यह अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक पूछा गया तो नाभिक में केवल एक प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर है हमारा कि निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए उच्च गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक सहसंयोजक आबंध युक्त जो यौगिक होते हैं उनमें जो है निम्न गलनांक होता है और क्वथनांक होता है। ठीक है, यहाँ उच्च लिखा गया है तो गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है, धातु कौन सा है। तो ये धातु लिथियम है। ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, याद रखेंगे। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो यह आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको पता भी है। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, चलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। क्लियर। चलिए इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। तो ब्रोमीन गैस बनेगी, ब्रोमाइड है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास ऊर्जा, नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, उसको संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, संक्षारण धातु है, ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यह करता है इथोलॉजी। इथोलॉजी करता है। ठीक है, इथोलॉजी करता है। यहाँ देखिए इथनोलॉजी, इथनोलॉजी मानव जाति के विज्ञान का अध्ययन है। उसके बाद इटियोलॉजी जो है ये रोगों के कारण का अध्ययन है, और एंटोमोलॉजी जो है ये कीटों का अध्ययन है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो नाभिक को कहा जाता है कोशिका का मास्टर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका स्क्लेरेनाकाइमा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है इसमें से। तो दूध का प्रोटीन केसिन है। ठीक है, केसिन के कारण जो है आपका दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है,
चलिए, और क्रिएटिन के कारण पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको समरूप अंग कहा जाता है, समरूप कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उनको समरूप कहा जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? तो यह फीता कृमि है। कौन सा है? फीता कृमि जो है यह अंतर परजीवी का एक उदाहरण है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? आपको याद रखना है कि इसका रंग नीला होता है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो यह की जाती है आपके हृदय हो जाएगा राइट आंसर इसका। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए, बौनापन पूछा जाए या फिर भीमकाय शरीर पूछा जाए, इसके लिए बहुत विशाल शरीर हो जाता है ना किसी का, इसके लिए भी पीयूष ग्रंथि ही उत्तरदायी है। क्लियर? चलिए, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो ये मधुमेह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? सिंपल क्वेश्चन, निकोटिन। निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो इनमें से सभी जो है लघु उद्योग की समस्या हो जाएगी। एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सेनवेट का संबंध किससे है? सेनवेट का संबंध जो है यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। ठीक है, सेनवेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स होता है। सेनवेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। उसके बाद चलिए 93 नंबर के बाद 94 है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो 1862 में जारी की गई थी। 1862 में। कौन सा है निम्नलिखित में से एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? देखिए, यहाँ नहीं पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है ये साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन जो है, इसका कार्य वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो आपका ये साख सृजन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ 96 से लेकर के आपका 100 तक। ठीक है, चलिए, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग तब तक स्कोर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 96 का करेक्ट आंसर जो है यह आपका 17 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 97 का करेक्ट आंसर जो है यह 75 हो जाएगा। 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा इसमें से 40J/M हो जाएगा। ठीक है, 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 400 मीटर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 4460 रुपया